हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। हमारा मेटल कास्टिंग सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर गेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन। तो सबसे पहले अब आपके स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन शो होने वाला है। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है और ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। राइजर इज डिजाइंड सो एज टू। राइजर का डिजाइन क्यों किया जाता है, ठीक है। राइजर के डिजाइन के लिए ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं। फ्रीज आफ्टर द कास्टिंग फ्रीजेज, मतलब जब आपकी कास्टिंग फ्रीज हो जाए उसके बाद फ्रीज होना चाहिए या उससे पहले फ्रीज होना चाहिए। फ्रीज एट द सेम टाइम एज एट द कास्टिंग, की जब आपकी कास्टिंग फ्रीज होती है उस टाइम फ्रीज होना चाहिए। डी मिनिमाइज द टाइम ऑफ द पोरिंग, पोरिंग टाइम को मिनिमम करने के लिए, ठीक है। तो राइजर का क्या फंक्शन होता है? राइजर का फंक्शन होता है इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द कंपनसेट द श्रिंकेज अलोंग ड्यूरिंग द लिक्विड एंड द सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। तो जो आपका राइजर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, राइजर का मॉड्यूलस जो होता है वो हमेशा कास्टिंग के मॉड्यूलस से ज्यादा होना चाहिए। अगर राइजर का मॉड्यूलस कास्टिंग के मॉड्यूलस से ज्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो आपका राइजर का जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होगा इट विल बी मोर एज कंपेयर टू द कास्टिंग, ताकि जो उसका जो फंक्शन है वो अच्छे तरीके से वो फिल कर पाए। मतलब जो लिक्विड मेटल वो अंदर भेजना चाहता था वो अंदर भेज दे। अगर आपका राइजर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा तो लिक्विड मेटल की श्रिंकेज को कंपनसेट कैसे करेगा। इसलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए। तो जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा इसका आंसर क्या होगा? ए। और ए ऑप्शन क्या है? फ्रीज आफ्टर द कास्टिंग फ्रीजेस। तो पहला हो जाएगा आपका फ्रीज आफ्टर द कास्टिंग फ्रीजेस। फ्रीज आफ्टर द कास्टिंग फ्रीजेस, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? देखिए द कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न एंड कोर बॉक्सेस कंपनसेट फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। तो जो हम पैटर्न और कोर बॉक्सेस पर कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस प्रोवाइड करते हैं वो हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं ये बता रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन इज लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन को कंपनसेट करने के लिए। बी ऑप्शन है सॉलिडिफिकेशन कॉन्ट्रैक्शन को कंपनसेट करने के लिए। सी ऑप्शन है सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन को कंपनसेट करने के लिए। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव 3 टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। तो जो आपका पैटर्न पर जो अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है वो आपका लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन स्टेट के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इट विल बी प्रोवाइडेड फॉर द कंपनसेशन ऑफ द सॉलिड स्टेट। तो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन स्टेट में जैसा कि हमने यहां बताया है कि राइजर यूज में लिया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम राइजर यूज में ले रहे थे। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आपका पैटर्न होता है उस पर जो अलाउंस प्रोवाइड की जाती है वो अलाउंस हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? इट इज यूज्ड टू कंपनसेट द सॉलिड श्रिंकेज। जब सॉलिड स्टेट में श्रिंकेज होता है उसको कंपनसेट करने के लिए हम किस पर अलाउंस प्रोवाइड करते हैं? पैटर्न पर अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम पैटर्न पर अलाउंस प्रोवाइड करेंगे तो पैटर्न का साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज? पैटर्न का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज द सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। चिल्स आर यूज्ड इन मोल्ड्स टू। चिल्स का यूज क्यों किया जाता है? चिल्स और पैडिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चिल और पैडिंग का यूज क्यों किया जाता है हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है कि चिल का यूज क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन ए अचीव द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। बी है रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ द बिलो होल्स। सी ऑप्शन है रिड्यूस द फ्रीजिंग टाइम। वो कैसे फ्रीजिंग टाइम को रिड्यूस करेगा भाई? बिल्कुल नहीं। डी है स्मूदन द मेटल फॉर रिड्यूसिंग स्पैटर। तो ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इजीली गेस कर सकते हो कि थर्ड नंबर का क्या आंसर होना चाहिए। थर्ड नंबर का क्या आंसर होना चाहिए जल्दी से बताएंगे। थर्ड नंबर का आंसर होगा ए, टू अचीव द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। अचीव डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा अचीव डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। अचीव डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। नाउ इट इज ऑन योर स्क्रीन। इंक्रीज इन वाटर कंटेंट इन मोल्डिंग सैंड। अगर हम मोल्डिंग सैंड में वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? देखिए फ्लोएबिलिटी टू गो थ्रू ए मैक्सिमा,
परमेबिलिटी टू गो थ्रू ए मैक्सिमा, और जो आपका ऑप्शन सी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू गो थ्रू ए मैक्सिमा, और जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या है, स्ट्रेंथ टू गो थ्रू ए मैक्सिमा। तो मुझे बताएंगे कि फोर्थ का आंसर क्या होने वाला है, कि अगर हम वाटर कंटेंट को मोल्डिंग सैंड में इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। फोर्थ का आंसर क्या होने वाला है, अगर हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, फ्लोएबिलिटी टू गो थ्रू ए मैक्सिमा की फ्लोएबिलिटी इंक्रीज होती है, परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, या फिर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कीजिएगा, नोट्स में जाके देखिएगा कि इसका आंसर क्या होता है। उसके बाद मैं आने वाला हूं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। टू क्यूबिकल कास्टिंग्स ऑफ द सेम मेटल, सेम मेटल की दो क्यूबिकल कास्टिंग्स है एंड साइजेस ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर साइड आर मोल्डेड इन ग्रीन सैंड। तो मतलब दो क्यूबिकल कास्टिंग है जिसमें एक की जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है और जो दूसरे की साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे देखते हैं, अपने आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको करना है, नोट्स में मैंने आपको लिखा रखा है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है 2 क्यूबिकल कास्टिंग्स, हमारे पास 2 क्यूबिकल कास्टिंग है, दोनों क्यूबिकल कास्टिंग्स का हमें साइज दे रखा है, और साइज क्या है, साइज दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर। तो एल ए दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, एल बी दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। ए और बी हमारे पास दो कास्टिंग है, ए कास्टिंग है छोटी और बी कास्टिंग है बड़ी। सो ये आपके पास क्यूबिकल कास्टिंग है, ये आपके पास बड़ी वाली क्यूबिकल कास्टिंग है, ठीक है। सो दिस इज योर कास्टिंग ए, दिस इज योर कास्टिंग बी। इस कास्टिंग का उन्होंने साइज दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, इफ स्मॉलर कास्टिंग सॉलिडिफाइज इन 2 मिनट्स, अगर आपकी जो स्मॉलर कास्टिंग है ये 2 मिनट्स में सॉलिडिफाई हो जाती है, तो आपकी बड़े वाली कास्टिंग कितना टाइम लेगी सॉलिडिफिकेशन में। जो आपकी बड़े वाली कास्टिंग है बी, इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होगा, द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द कास्टिंग बी, इसका क्या है 2 मिनट है। तो हमें बी का वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जल्दबाजी में हम क्या समझते हैं कि एल ए की वैल्यू 2 है, एल बी की वैल्यू 4 है, तो ये डबल हो रहा है। तो हम जल्दी जल्दी में इसको भी क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, लेकिन आपका आंसर उसके कारण क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमें पता है कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई ए स्क्वायर, वी बाई ए स्क्वायर के वो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहां पर हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों कास्टिंग है ये सेम मटेरियल की है, किसकी है, सेम मटेरियल की। तो जब सेम मटेरियल की है तो के की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों के लिए सेम रहेगी। अब देखिए, हम अगर v बाई ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर कास्टिंग ए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 क्यूब डिवाइड बाय एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, देखिए इसकी फेसेस कितनी है, 6 फेसेस है, और एक फेस का एरिया कितना है 2 स्क्वायर, एक फेस का एरिया कितना है 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3। सिमिलरली अगर हम v बाई ए कैलकुलेट करते हैं फॉर कास्टिंग बी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी साइड क्या है 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 क्यूब डिवाइड बाय 6 इंटू 4 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4/6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। तो जब भी कभी कंपैरिजन में क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं TSB की। तो देखिए, सो TS जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको ऊपर रखेंगे, TSB डिवाइड बाय TSA विल बी इक्वल्स टू V बाय A होल स्क्वायर ऑफ B डिवाइड बाय V बाय A होल स्क्वायर ऑफ A। तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसमें क्या होगा TSB विल बी इक्वल्स टू TS ऑफ A मल्टीप्लाई विद V बाय A ऑफ B। तो V बाय A ऑफ B क्या है 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/3 का स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू हमने वहां पुट कर दी, सो 3 to 3 विल बी कैंसिल्ड आउट, सो दिस TSB विल बी इक्वल्स टू 2 into
2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, सो दिस TSB विल बी इक्वल्स टू 8 मिनट्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द प्रेशर इन गेट, देखो इसमें क्या है, द प्रेशर एट द इन गेट मतलब होता है गेट ही, विल बी मैक्सिमम विद द गेटिंग सिस्टम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है हमें। जो हमारा 6th क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि इन गेट पर प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, इन गेट पर प्रेशर मैक्सिमम कब होगा। इन गेटिंग सिस्टम में क्या होता है, प्रेशर मैक्सिमम कब होता है कि जब आपका गेटिंग सिस्टम कैसा हो, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम हो। तो जब प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम होगा तो गेटिंग रेशियो की वैल्यू क्या होती है। जब प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम होगा, ये हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम होगा तो गेटिंग रेशियो की वैल्यू क्या होती है। प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम है, द प्रेशर एट द इन गेट विल बी मैक्सिमम विद द गेटिंग सिस्टम। किस गेटिंग सिस्टम से हमें मैक्सिमम प्रेशर मिल रहा है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में पहले तो आप बताइए मुझे कि गेटिंग रेशियो क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय गेटिंग रेशियो। Getting ratio is the ratio of the area of the sprue to the area of the runner to the area of the gate। दो गेटिंग रेशियो होते हैं, एक तो होता है आपका प्रेशराइज्ड गेटिंग रेशियो, एक होता है आपका प्रेशराइज्ड गेटिंग रेशियो, एक होता है आपका अनप्रेशराइज्ड गेटिंग रेशियो। तो प्रेशराइज्ड गेटिंग रेशियो क्या होता है, एरिया ऑफ द स्प्रू टू द एरिया ऑफ द रनर टू द एरिया ऑफ द गेट, इसमें ये वाला मिनिमम होता है। अनप्रेशराइज्ड में क्या होता है, एरिया ऑफ द स्प्रू टू द एरिया ऑफ द रनर टू द एरिया ऑफ द गेट, इसमें ये वाला मिनिमम होता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। तो बताइए क्या ऑप्शन होगा, किस ऑप्शन में ये लास्ट वाला मिनिमम है, किस ऑप्शन में वो लास्ट वाला मिनिमम है, जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके डी। तो 6th का आपके क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। वेरी गुड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7th। So this is your 7th number question। When there is no room temperature change, मतलब रूम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, the total shrinkage allowance on the pattern is independent of, डिपेंडेंट नहीं पूछ रहा है, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, ये डिपेंडेंट नहीं पूछ रहा है, इंडिपेंडेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है इंडिपेंडेंट, तो पहले यही लिख लो इंडिपेंडेंट। तो when there is a no room temperature change, the total shrinkage allowance on the pattern is independent of। तो 7th का पहला ऑप्शन है pouring temperature, दूसरा है freezing temperature, तीसरा है the component size, और डी ऑप्शन है the coefficient of the thermal contraction of solidified metal। मतलब जो आपका coefficient of expansion है या फिर coefficient of contraction है, thermal expansion है, thermal contraction, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है। अगर हम बात करते हैं कि आपकी कोई एक ऑब्जेक्ट है, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, सो दिस इज योर क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, दिस इज योर क्यूबिकल ऑब्जेक्ट। इस क्यूबिकल ऑब्जेक्ट की साइज है सपोज ए, इसकी साइज क्या है ए। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसकी ए साइड में कितना चेंज आएगा, इस ए में कितना चेंज आएगा, विल बी इक्वल्स टू ए अल्फा डेल्टा टी, ए अल्फा डेल्टा टी। व्हाट इज दिस डेल्टा टी, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू फ्रीजिंग टेम्परेचर माइनस टी एम्बिएंट टेम्परेचर, माइनस टी एम्बिएंट टेम्परेचर, ए एम बी, ए लिख लेता हूं मैं सिंपली ए एम बी। अब ये आया कैसे, ये आया कैसे, ये मैं आपको समझा चुका हूं। अगर हम बात करते हैं टाइम टेम्परेचर कर्व की, सो दिस इज योर टेम्परेचर एंड दिस इज योर टाइम। तो जिनका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया है वो इसको ध्यान से देखिए। दिस इज योर पोरिंग टेम्परेचर, दिस इज योर फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड दिस इज योर एम्बिएंट टेम्परेचर। जैसा कि हमने लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट की बात की थी, तो यहाँ पर कौन सी स्टेट थी, यहाँ पर है लिक्विड स्टेट, यहाँ पर कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट, यहां पर कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट,
यहां पर कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट। सो अगर हम पॉइंट्स इंडिकेट करें, सो दिस इज द पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। बी टू सी स्टेट में सॉलिडिफिकेशन होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हम पैटर्न पर श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड करते हैं तो किस कंपनसेशन के लिए करते हैं? वो हम सी टू डी वाले कंपनसेशन के लिए करते हैं। सी टू डी में जो श्रिंकेज होती है उसे हम बोलते हैं सॉलिड श्रिंकेज। क्या बोलते हैं? सॉलिड श्रिंकेज। क्या है ये? सॉलिड श्रिंकेज। तो सॉलिड श्रिंकेज किस पर डिपेंड करती है? फ्रीजिंग टेम्परेचर पर, एम्बिएंट टेम्परेचर पर, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा श्रिंकेज होगी। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर, और किस पर डिपेंड करती है कि आपकी जो कास्टिंग प्रोड्यूस हो रही है उसका साइज क्या है, और किस पर डिपेंड करती है? अल्फा पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड नहीं करती है? पोरिंग टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। हमें नहीं पता कि पोरिंग टेम्परेचर कितना ही हो। पोरिंग टेम्परेचर पर जो अलाउंस डिपेंड करेगी दैट विल बी योर लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन अलाउंस। लिक्विड स्टेट में और सॉलिडिफिकेशन स्टेट में जो हम अलाउंस प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी डिपेंड अपॉन द पोरिंग टेम्परेचर। बट जो सॉलिड स्टेट में जो हम अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हैं दैट विल डिपेंड ओनली ऑन फ्रीजिंग टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर, अल्फा एंड ए। तो इंडिपेंडेंट पूछ रहा है, तो इंडिपेंडेंट किससे? पोरिंग टेम्परेचर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवंथ का आंसर क्या हो जाएगा? सेवंथ का आंसर हो जाएगा आपका ए, इंडिपेंडेंट ऑफ पोरिंग टेम्परेचर। क्योंकि यहां पर सॉलिड स्टेट है, यहां पर भी सॉलिड स्टेट है, तो सी से डी में सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट में ही सॉलिड श्रिंकेज होगा। तो यहां हम सॉलिड श्रिंकेज की बात कर रहे हैं, लिक्विड श्रिंकेज की बात नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान से घुसा लेना बात दिमाग में, ये क्लियर है? कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए, कन्वर्जिंग पैसेज इज यूज्ड फॉर फीडिंग द लिक्विड मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड। 2 ऑप्शन क्या दे रखा है इसने? ऑप्शन ए है इंक्रीज द रेट ऑफ द फीडिंग, ऑप्शन बी है क्विकली ब्रेक ऑफ द प्रोट्रूडिंग पोर्शन ऑफ द कास्टिंग, ऑप्शन सी है डिक्रीज वेस्टेज ऑफ कास्ट मटेरियल, ऑप्शन डी है आपका अवॉइड एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। तो आपके एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए दी जाती है। तो 8th का बताइए जल्दी से आंसर क्या होने वाला है? 8th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। हम जो टेपर पैसेज देते हैं वो क्यों देते हैं, स्ट्रेट क्यों नहीं देते हैं, ये क्लास में बताया है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए टू अवॉइड द एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। तो 8th का आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो आपका 8th क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, टू अवॉइड एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। इन ए ग्रीन सैंड मोल्डिंग प्रोसेस यूनिफॉर्म रेमिंग लीड्स टू। जो हम यूनिफॉर्म रेमिंग प्रोवाइड करते हैं मोल्डिंग सैंड में, ताकि आपकी जो मोल्डिंग सैंड है वो प्रॉपरली फिल हो जाए, तो वो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो देखिए ऑप्शंस क्या है? लेस चांस ऑफ द गैस पोरोसिटी, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ मोल्टन लिक्विड मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी, ऑप्शन सी है ग्रेटर डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ द कास्टिंग, ऑप्शन डी है लेस शेन एक्सपेंशन ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से बताइए कि हम जो यूनिफॉर्म रेमिंग प्रोवाइड करते हैं ये किस लिए प्रोवाइड करते हैं? 9th का आंसर क्या होगा? 9th का अब आपको आंसर देना है। 9th का आंसर होने वाला है आपका, सभी का आ चुका होगा, सी। 9th का आंसर क्या होगा? सी, ग्रेटर डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ द कास्टिंग। क्योंकि जब हम यूनिफॉर्म रेमिंग प्रोवाइड करेंगे तो आपकी जो कास्टिंग की जो सैंड है, आपकी जो मोल्डिंग सैंड है, जिसकी हेल्प से आप क्या प्रोड्यूस करने वाले हो? कैविटी प्रोड्यूस करने वाले हो, जिसमें हम लिक्विड मोल्टन मेटल डालने वाले हैं, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, कोई भी वॉइड नहीं रहता है, जिसके कारण जब भी हम लिक्विड मेटल उसके अंदर पोर करेंगे तो आपकी कास्टिंग अच्छे से प्रोड्यूस होगी, उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो मोल्डिंग सैंड है, जो मोल्ड बना हुआ है, उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। कास्टिंग प्रोसेस, इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है। बहुत ही इजी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, 10th नंबर क्वेश्चन में हमें मैच द फॉलोइंग करना है। 10th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग, ए बी सी डी। तो देखिए एक है स्लश कास्टिंग। स्लश कास्टिंग का यूज हम कहां करते हैं जल्दी से बताएंगे? स्लश कास्टिंग का हम यूज कहां करते हैं? होलो कास्टिंग लाइक लैंप शेड्स। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। ए का क्या हो जाएगा? 4। बी पर आइए,
शेल मोल्डिंग प्रोसेस, शेल मोल्डिंग प्रोसेस का यूज कहाँ किया जाता है, जल्दी से बताइए। शेल मोल्डिंग प्रोसेस का यूज कहाँ किया जाता है? टरबाइन बेड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं, मशीन टूल बेड के लिए बिल्कुल भी नहीं, सिलेंड्रिकल ब्लॉक के लिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बी का क्या होने वाला है जहां मैंने छोड़ा है? 3। कम टू द नेक्स्ट, सी, ड्राई सैंड मोल्डिंग। ड्राई सैंड मोल्डिंग कहां की जाती है? सी का आंसर क्या होने वाला है? सी का आंसर होने वाला है आपका 2। सी का क्या आंसर होने वाला है आपका? 2। डी क्या है? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, होलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स विदाउट कोर, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। डी का आंसर होने वाला है आपका, देखिए डी का आंसर होने वाला है 5। और 5 क्या है आपका? रेन वाटर पाइप्स। तो मतलब पाइप्स है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हम लगा सकते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। अगेन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का ही क्वेश्चन आ चुका है। दीज आर द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस। सेंट्रीफ्यूगल कास्टेड प्रोडक्ट्स हैव large grain size with a high porosity, fine grain size with a high density, fine grain structure with low density. ऑप्शन डी है segregation of the slug towards the outer skin of the casting। तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 11th का आंसर देना है आपको। 11th का आंसर क्या है? 11th नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से बताएंगे क्या है? 11th नंबर जो क्वेश्चन है 8, 9, 10, 11। अब हम 11th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 11th का क्या आंसर होने वाला है? 11th का जल्दी से बताएंगे। 11th का आंसर होगा आपके बी, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर विद हाई डेंसिटी। तो 11th का क्या हो जाएगा? बी। 11th का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रैपिड कूलिंग होती है इसलिए फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, और जो हाईली डेंस मटेरियल होता है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिससे जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो हाईली डेंस्ड होता है। ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओनली 4 पेयर्स कैन बी मैच्ड। तो 4 पेयर्स मैच कर दीजिए। सो 12 में आइए, ए बी सी डी। तो ए क्या है? ए आपका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या बनाती है? टरबाइन रोटर्स, बिल्कुल सही है 1। बी पर आइए, बी क्या है आपका? डाई कास्टिंग। तो डाई कास्टिंग का यूज कहां किया जाता है? डाई कास्टिंग का यूज किया जाता है कार्बोरेटर की बॉडी बनाने के लिए। सो दिस विल बी 6। सी क्या है आपका? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो होलो ऑब्जेक्ट्स, देखिए 5। सी का क्या हो जाएगा? 5। डी क्या है आपका? ड्रॉप फॉर्जिंग। तो ड्रॉप फॉर्जिंग के लिए क्या हो जाएगा? कनेक्टिंग रोड्स 3। तो 1 6 5 3, 1 6 5 3। तो ये यहां पर मैचिंग कर रहे हैं हमारे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। लाइट इंप्योरिटीज इन द मोल्टन मेटल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द मोल्ड कैविटी बाय प्रोवाइडिंग। इसका आंसर आपको पता है, जो आपका 13 नंबर है इसका आंसर आपको पता है। क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इम्प्योरिटीज होती है उनको कैसे प्रिवेंट किया जाता है कैविटी में जाने के लिए। तो देखिए ये आपका मोल्ड बॉक्स, इसके अंदर है आपका पोरिंग बेसिन, दिस इज योर स्प्रू। स्प्रू के नीचे क्या होता है? स्प्रू बेस वेल। ये क्या है? रनर। यहाँ क्या होता है? स्किम बॉब। फिर आगे क्या होता है? गेट। उसके बाद क्या होता है? कैविटी। ये होता है आपका राइजर। तो लो, ठीक है। यहां पे जो स्किम बॉब यूज में लिया जाता है, इसका काम होता है कि जो आपका लिक्विड मेटल होता है कैविटी में अंदर आने से पहले बिल्कुल प्योर हो जाए, मतलब उसमें जो लेस डेंसिटी वाली इंप्योरिटीज है वो नीचे कलेक्ट हो जाए, जो आपकी हाई डेंसिटी वाली इंप्योरिटीज है वो ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? स्किम बॉब, SKIMBOB, स्किम बॉब। तो स्किम बॉब आपका आंसर क्या है? सी। तो 13 का क्या हो जाएगा? सी। वेरी गुड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। मैच द फॉलोइंग अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 14 के ऑप्शन लिखिए A B C D। हमें मैच द फॉलोइंग करना है। ये ऑप्शन क्या है आपका? सैंड कास्टिंग। सैंड कास्टिंग के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 5। पार्ट्स हैव ए टेंडेंसी टू रैप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। बी क्या है आपका? प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग। तो POP यूज कर रहे हैं हम नॉन फेरस मटेरियल्स के लिए, तो इसका हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 6। सी क्या है आपका? शेल मोल्डिंग कास्टिंग। तो शेल मोल्डिंग कास्टिंग का यूज कहां किया जाता है? शेल मोल्डिंग कास्टिंग का यूज किया जाता है फॉर ऑप्शन 2, शेल मोल्डिंग प्रोसेस। फिर उसके बाद है ऑप्शन डी, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए ऑप्शन हो जाएगा आपके मिनिमम पोस्ट कास्टिंग प्रोसेस। तो इसका हो जाएगा आपके लिए 3। तो दिस इज योर 14th नंबर क्वेश्चन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following materials require the large shrinkage allowance while making pattern of the casting? कास्टिंग के लिए जब हम पैटर्न बना रहे हैं
तो इनमें से किस मटेरियल के लिए जो श्रिंकेज अलाउंस होगी वो सबसे ज्यादा होगी, जो हम पैटर्न पर प्रोवाइड करते हैं। तो पैटर्न पर हम कौन सी अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, जल्दी से बताएंगे। पैटर्न पर हम अलाउंस प्रोवाइड करते हैं सॉलिड श्रिंकेज अलाउंस। तो सॉलिड श्रिंकेज अलाउंस किसके लिए मैक्सिमम होती है, ब्रास के लिए। तो ब्रास का आपके ऑप्शन हो जाएगा बी, 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपके बी फॉर ब्रास। तो ब्रास का जो पैटर्न होता है वो सबसे बड़ा होता है फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग। तो अगर हम बात करते हैं इसमें हम जो अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, इट विल बी 23 mm पर मीटर, 23 mm पर मीटर, याद हो तो आपको। कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। डिस्पोजेबल पैटर्न्स आर मेड ऑफ, डिस्पोजेबल पैटर्न्स किसके बने होते हैं, जल्दी से बताएंगे। डिस्पोजेबल पैटर्न, प्लास्टिक, पॉलीस्टीरीन, फोम, ऐसा हमने कुछ सुना था। These are the disposable pattern। तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 का डी। इसमें तो आप गैस भी कर सकते थे। 16 का आपके आंसर क्या हो जाएगा, डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। श्रिंकेज अलाउंस ऑन द पैटर्न इज प्रोवाइडेड टू कंपनसेट फॉर श्रिंकेज। तो ये भी आपका श्रिंकेज अलाउंस पे ही क्वेश्चन है कि जो हम श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, श्रिंकेज अलाउंस विच इज प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न, ये हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये किसको कंपनसेट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मेटल ड्रॉप्स फ्रॉम पोरिंग टू फ्रीजिंग टेम्परेचर, पोरिंग टू फ्रीजिंग टेम्परेचर, ए टू बी। द मेटल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, बी टू सी। द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड फेज ड्रॉप फ्रॉम फ्रीजिंग टू रूम टेम्परेचर, सी टू डी। ऑप्शन डी, the temperature of metal drops from pouring to room temperature, A to D। तो A, B और B, C के लिए हम प्रोवाइड करते हैं राइजर, C, D के लिए हम प्रोवाइड क्या करते हैं, श्रिंकेज अलाउंस ऑन द पैटर्न। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड फेज, मतलब सॉलिड बन चुका है, ड्रॉप्स फ्रॉम फ्रीजिंग टू रूम टेम्परेचर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17 का C। कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। अब आपकी क्वेश्चन 18 आ रही है स्क्रीन पे। इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द लाइटर इंप्योरिटीज आर, जो लाइटर इंप्योरिटीज होती है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में, सब क्लास में डिस्कस हो चुका है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में जो लाइटर इंप्योरिटीज होती है, लाइटर, हल्की लाइटर इंप्योरिटीज कहां कलेक्ट होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसमें देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल नहीं। फोर्स्ड टुवर्ड्स द आउटर सरफेस, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी, ट्रैप्ड नियर द मीन रेडियस ऑफ द कास्टिंग। ऑप्शन डी, कलेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द कास्टिंग। देखो सी और डी में आप कंफ्यूज होते हो, इसको अभी कंफ्यूजन में दूर करता हूं। देखिए ये है आपकी क्या है, होलो सिलेंड्रिकल कास्टिंग। तो जो आपका ऑप्शन सी कह रहा है वो क्या कह रहा है, इस होलो सिलेंड्रिकल कास्टिंग की मीन रेडियस क्या होगी, यहां पर। इस होलो सिलेंड्रिकल कास्टिंग की मीन रेडियस क्या होगी, यहां पर रेड कलर में। दिस इज योर मीन सर्कल रेडियस। तो मीन सर्कल लिख लीजिए सिंपल। अब ये ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ट्रैप्ड नियर द मीन रेडियस ऑफ द कास्टिंग, क्या यहां पर कलेक्ट होती है, मीन रेडियस पर कलेक्ट होती है क्या, मीन सर्कल पर कास्टिंग के, बिल्कुल नहीं। वो तो कलेक्ट होती है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, डी। तो कुछ स्टूडेंट थे जो सी और डी में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपके 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्प्रू इन कास्टिंग मोल्ड इज टू, आपके जो कास्टिंग होती है उसमें जो हम स्प्रू प्रोवाइड करते हैं वो किस लिए प्रोवाइड करते हैं, इतना इजी क्वेश्चन। फीड द कास्टिंग एट ए रेट कंसिस्टेंट विद द रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, एक्ट एज ए रिजर्वायर फॉर द मोल्टन मेटल, बी तो हो ही नहीं सकता, रिजर्वायर तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी, फीड मोल्टन मेटल फ्रॉम द पोरिंग बेसिन टू द गेट, हेल्प फीड द कास्टिंग अंटिल ऑल द सॉलिडिफिकेशन टेक्स प्लेस। तो डी भी नहीं हो सकता, डी का फंक्शन कोई और निभाता है। तो ऑप्शन देखिए, बी और सी में कंफ्यूजन हो सकते है, तो बी मैंने कह दिया बी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बच गया ए और बी, फीड द कास्टिंग एट रेट कंसिस्टेंट विद द रेट ऑफ द सॉलिडिफिकेशन। तो रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन तो बाद में होता है ना, जब आप लिक्विड मेटल पोर कर चुके होते हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 19 का। आपका जो लिक्विड मेटल पोरिंग बेसिन से गेट तक पहुंच जाए उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, स्क्रू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फीड मोल्टन मेटल फ्रॉम द पोरिंग बेसिन टू द गेट। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा,
19th का आंसर हो जाएगा सी। 19th का क्या आंसर हो जाएगा? सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन काफी डेप्थ में पूछा गया है, अंदर घुसा के पूछा गया है ये क्वेश्चन। बिल्कुल इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन अगर किसी ने समझ लिया उसको पूरी की पूरी कास्टिंग समझ आ चुकी है। इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, लेकिन जल्दबाजी में क्या होता है, ये क्वेश्चन हम गलत कर बैठते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा कि जो आपकी हार्डनेस होती है वो इंक्रीज कैसे होती है। ठीक है, जब आपकी मोल्ड सैंड की हार्डनेस इंक्रीज होती है तो परमेबिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज? ये हम हार्डनेस जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे मोल्डिंग सैंड की, उस समय हमने हार्डनेस के बारे में डिस्कस किया था। जो आपकी मोल्डिंग सैंड की हार्डनेस होती है, इट विल बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ द मोल्ड हार्डनेस नंबर। अगर 60 से कम होती है तो क्या इफेक्ट होता है, 60 से ज्यादा होती है तो क्या इफेक्ट होता है, कहाँ कहाँ रखते हैं, वो चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूं? तो देखिए, हम 60 to 80 के बीच में रखते हैं। ऐसा नहीं है एग्जैक्ट 60 हमें चाहिए कि 60 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 60 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं, एक रेंज है। और वो रेंज क्या है? 60 to 80। वो रेंज क्या है? 60 to 80। जो मोल्ड हार्डनेस नंबर है वो 60 to 80 होना चाहिए। तो जब 80 से ज्यादा होगा तो हार्डनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, और 60 से कम होगा तो हार्डनेस बहुत कम हो जाएगी। तो जब 80 से ज्यादा होगा तो हार्डनेस जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और जब 60 से कम होगा तो हार्डनेस बहुत कम हो जाएगी, तो आपकी जो कास्टिंग है उसके डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या पूछ रहा है कि जब आपकी जो मोल्ड हार्डनेस है वो इंक्रीज हो तब क्या होता है? जब मोल्ड हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी तो परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। जब मोल्ड हार्डनेस, यहां लिख रहा हूं मैं मोल्ड हार्डनेस, सो दिस इज योर मोल्ड हार्डनेस। तो जब मोल्ड हार्डनेस इंक्रीज होती है तो परमिएबिलिटी पर क्या इफेक्ट आता है? परमिएबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड विल बी डिक्रीज्ड। परमिएबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड विल बी डिक्रीज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का सी। वेरी गुड, ध्यान से क्वेश्चन कीजिए, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, ये गेट के क्वेश्चन है आपके। कम टू द क्वेश्चन 21। With a solidification factor of 0.97 into 10 raised to power 6 second per meter square, the solidification time for a spherical casting of 200 mm diameter is। इसकी कैलकुलेशन आप करोगे, फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सो दिस इज योर 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको सॉलिडिफिकेशन फैक्टर दे रखा है के की वैल्यू कितनी दे रखी है? के की वैल्यू दे रखी है 0.97 into 10 raised to power 6। 0.97 into 10 raised to power 6 second per meter square, second per meter square, keep in mind it will be in meter square। अब आपकी जो कास्टिंग है वो कैसी है? स्फेरिकल कास्टिंग है। सो दिस इज योर स्फेरिकल कास्टिंग। कौन सी कास्टिंग है? स्फेरिकल कास्टिंग है। और स्फेरिकल कास्टिंग का उसने क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है, और डायमीटर कितना है? 200 mm। सो ये है आपका डायमीटर, ये है आपका 200 mm। सो दिस इज योर डायमीटर 5। अगर स्फेरिकल कास्टिंग के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। दिस इज r, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 mm। r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 mm। मीटर में कन्वर्ट करें तो r विल बी इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 1000 मीटर। सो 0.000, तो r विल बी इक्वल्स टू 0.1 मीटर। इजी है, बिल्कुल इजी है। सो दिस v विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई मल्टीप्लाई विद 0.1 क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम। अगर हम बात करते हैं एरिया की इसी क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द एरिया? 4 पाई r स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द एरिया? a विल बी इक्वल्स टू 4 पाई r इज 0.1 स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। द टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ v बाय a स्क्वायर। k टाइम्स ऑफ v बाय a स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कीजिए, व्हाट इज k? 0.97 into 10 raised to power 6 multiply with what is v? v is 4/3 pi into 0.1 cube. So this will be 4/3 pi into 0.1 cube divide by 4 pi 0.1 square, 0.1 square। तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, v by a स्क्वायर। ये गलती हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 0.97 इंटू 10 raised to power 6, 4 to 4 कैंसिल आउट, पाई टू पाई कैंसिल आउट,
0.1, ये पावर कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और ले लीजिए अपना टोटल सॉल्डिफिकेशन टाइम। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है खुद को। अब ये होमवर्क आपके लिए। होमवर्क तो क्या है, ये आप जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो कैलकुलेटर साथ में लेके बैठे। तो इस क्वेश्चन के बाद 21 के बाद अब मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22? मिश्रण इज ए कास्टिंग डिफेक्ट। मिश्रण एक कास्टिंग डिफेक्ट है, बिल्कुल पता है। विच अकर्स ड्यू टू, क्यों होता है जल्दी से बताएंगे। जो आपका मिश्रण कास्टिंग डिफेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 22। कास्टिंग डिफेक्ट हमने लास्ट में डिस्कस किए थे सबसे। जो मिश्रण कास्टिंग डिफेक्ट है वो क्यों होता है जल्दी से बताइए। जो मिश्रण कास्टिंग डिफेक्ट होगा वो क्यों होगा, आपको क्या करना है अब जल्दी से बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में मिश्रण कास्टिंग डिफेक्ट, ए वेरी हाई पोरिंग टेम्परेचर ऑफ द मेटल। तो ये जब होगा तो ये थोड़ी ना होगा। बी इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टन मेटल, हो सकता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैसेस बाय द लिक्विड मेटल, गैस डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे। इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द मोल्ड फ्लास्क, बिल्कुल नहीं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपके बी। 22 का आंसर क्या होगा बी। कैसा दिखाई देता है ये, देखिए ये है आपकी कैविटी, ये क्या है कैविटी। तो लिक्विड मेटल यहां तक पहुंच गया तो इसे हम क्या कहते हैं मिश्रण, है ना। इसे हम क्या कहते हैं मिश्रण। और अगर हम बात करते हैं आपका कुछ इस प्रकार हो तो इसे हम क्या कहेंगे, देखिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे जल्दी से बताइए। इसे क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे कोल्ड शट। इसे हम क्या कहेंगे कोल्ड शट कहेंगे। तो ये ऊपर वाला डिफेक्ट आपका क्या है मिश्रण, नीचे वाला डिफेक्ट क्या है कोल्ड शट है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ये क्लास में करवाया मैंने क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, याद हो चुका होगा। 23 का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। 23 क्वेश्चन क्या है, एक ग्रे कास्ट आयरन ब्लॉक्स, वेरी गुड। मेटल दे रखा है ग्रे कास्ट आयरन, इसका साइज क्या दे रखा है 200 इंटू 100 इंटू 10, 200 mm इंटू 100 mm इंटू 10 mm। क्यूब लिख देता हूं वॉल्यूम डायरेक्टली। आर टू बी कास्ट इन सैंड मोल्ड्स, श्रिंकेज अलाउंस फॉर पैटर्न मेकिंग इज 1%। तो पैटर्न मेकिंग अलाउंस इसमें किसमें दे रखी है 1% दे रखी है। सो पैटर्न मेकिंग अलाउंस, पैटर्न मेकिंग अलाउंस इज 1%। The ratio of the volume of the pattern to that of the casting will be, so it is want the ratio of the volume of the pattern to the volume of the casting, to the volume of the casting। तो A और B नहीं हो सकते हैं, गलती से भी टिक नहीं करना है, काफी दिमाग लगा के क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज पैटर्न मेकिंग अलाउंस, और ये पैटर्न मेकिंग अलाउंस किस लिए हम प्रोवाइड करते हैं जल्दी से बताएंगे, फॉर द कंपनसेशन ऑफ द सॉलिड श्रिंकेज। बहुत इजी है। जो ये पैटर्न मेकिंग अलाउंस होती है किस टर्म्स में होती है, दीज आर इन द लीनियर टर्म्स। किस टर्म्स में होती है लीनियर टर्म्स, ये वॉल्यूमेट्रिक नहीं होती है। तो देखिए आपकी जो कास्टिंग है वो कुछ इस तरीके से, सो दिस इज योर कास्टिंग जिसका साइज क्या है 200 इंटू 100 इंटू 10, ये आपकी कास्टिंग। आपको बनाना है पैटर्न, तो पैटर्न आप बनाओगे बड़ा, पैटर्न क्या बनाओगे आप बड़ा। सो दिस इज योर पैटर्न, ठीक है। ये है आपकी कास्टिंग और ये है आपका पैटर्न। क्लियर है, बिल्कुल से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये क्या पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न टू द वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग। तो ऑप्शन सी और डी में से ही हो सकता है, क्यों, क्योंकि पैटर्न का वॉल्यूम क्या होगा ज्यादा होगा। क्लियर है। अब देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं कास्टिंग, यहां क्या लिख रहा हूं पैटर्न। कास्टिंग का साइज क्या है 200 mm, तो पैटर्न का साइज क्या होगा 200 इंटू 1.01, 1% ज्यादा। ये क्या है 100 mm, तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 1.01। ये क्या आपका 10 mm, सो दिस विल बी 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 1.01। वॉल्यूम की बात करो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका 200 इंटू 100 इंटू 10। पैटर्न का क्या हो जाएगा 200 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 1.01 क्यूब। वॉल्यूम में पुट करो यहां पर, ये वॉल्यूम में पुट करो। पैटर्न का वॉल्यूम क्या है 200
इंटू 100 इंटू 10 इंटू 1.01 क्यूब इंटू 1.01 क्यूब डिवाइड बाय 200 इंटू 100 इंटू 10, सो दिस विल बी 1.01 क्यूब। तो क्या 1.01 की क्यूब 1.01 के इक्वल होती है? नहीं। तो ऑप्शन क्या बच गया आपके? डी। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मैच द टर्म्स लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जो आपको दे रखा है उनको मैच करना है। ये काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। हालांकि जब वन लाइनर क्वेश्चन आता है तो उसमें एक ही क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में चार क्वेश्चंस होते हैं और कभी कभी क्या होता है विद द हेल्प ऑफ ओनली वन ऑप्शन हम मैच द फॉलोइंग कंप्लीट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है? ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। हमें क्या करना है? ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो देखिए पी, हॉट चेंबर मशीन यानी हॉट चेंबर डाई कास्टिंग, इसका यूज कहां किया जाता है बताइए? हॉट चेंबर मशीन, नाम ही मैंने बता दिया हॉट चेंबर डाई कास्टिंग, तो ये तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया। ये तो मैंने गलती से नाम ही पूरा बोल दिया 24 नंबर क्वेश्चन में, हॉट चेंबर डाई कास्टिंग, हॉट चेंबर डाई कास्टिंग। तो पी क्यू आर एस, सो पी क्यू आर एस, तो पी का आंसर क्या हो जाएगा? डाई कास्टिंग। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें पी का हो 3, तो ऑप्शन डी। तो 24 का ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखिए 25th नंबर क्वेश्चन। ए मोल्ड हैज डाउन स्क्रू हुज लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, वेरी गुड, and the cross sectional area at the bottom of the down screw is 1 centimeter square. The down screw feeds the horizontal runner leading into a mold cavity of volume 1000 centimeter cube. The time required to fill the mold cavity. ठीक है, मोल्ड कैविटी को फिल करने के लिए टाइम कितना चाहिएगा उसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। काफी इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डाटा लिखिए आप। डाटा क्या क्या गिवन है? द मोल्ड हैज अ डाउन स्क्रू हुज लेंथ इज, डाउन स्क्रू की लेंथ दे रखी है इसमें एच एस इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, सो दिस इज 20 सेंटीमीटर, एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेस of the down screw is 1 centimeter square, so this is the area of the gate, 1 centimeter square. The down screw feeds a horizontal runner leading to into mold cavity of volume 1000 centimeter cube. So the volume of the casting or volume of the mold is given as a 1000 and this will be in the centimeter cube, so it is in centimeter cube. ये centimeter cube है। इसमें पोरिंग बेसिन का कुछ नहीं दे रखा है, तो दिस इज नथिंग, जस्ट इट इज HT. सो नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्मॉल Vg, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल एट द गेट. दिस विल बी √2GST. नाउ वी वांट टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द मोल्ड कैविटी. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू Vm डिवाइड बाय Ag इंटू स्मॉल Vg. Ag इंटू स्मॉल Vg. व्हाट इज Vm? 1000 centimeter cube divided by what is Ag? Ag is the 1 centimeter square, multiply with √2 into 9.81 meter per second square, so this will be 981 centimeter per second square, multiply with ST, and what is ST? ST is the 20, so you will get this value in seconds. क्वेश्चन में भी सेकंड्स में ही पूछा गया है, तो इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 26. एन एक्सपेंडेबल पैटर्न इज यूज्ड इन, एक्सपेंडेबल पैटर्न कहां यूज में लिया जाता है जल्दी से बताएंगे? स्लश कास्टिंग, स्क्वीज कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। एक्सपेंडेबल पैटर्न कहां यूज में लिया जाता है? स्लश कास्टिंग में लिया जाता है, स्क्वीज कास्टिंग में लिया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में लिया जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में लिया जाता है? तो 26 का आपको आंसर देना है। 26 का आंसर क्या होगा आपके? 26 का आंसर बताएंगे जल्दी से कि एक्सपेंडेबल पैटर्न, जो आपका 26 है इसमें पूछा जा रहा है एक्सपेंडेबल पैटर्न। क्या पूछ रहा है ये? एक्सपेंडेबल पैटर्न कहां यूज में लिया जाता है जल्दी से बताएंगे? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में। कहां यूज में लिया जाता है ये? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में। तो 26 का आपके क्या ऑप्शन हो जाएगा? इट विल बी डी।
26 का क्या ऑप्शन हो जाएगा आपके? डी हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इन ए सैंड कास्टिंग ऑपरेशन द टोटल लिक्विड हेड, इन ए सैंड कास्टिंग ऑपरेशन द टोटल लिक्विड हेड is maintained constant such that it is equal to the mold height. It is equal to the mold height. Okay. The time taken to fill the mold cavity at top gate is TA. If the same mold is filled with the bottom gate, then the time required is TB. Ignore the time required to fill the runner and the frictional effects. Assume atmospheric pressure at the top gate, top molten metal surfaces. The relation between T and TB बहुत ईजी है। इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसने क्वेश्चन में दे रखा है एक आपका टॉप गेट है और एक है आपका बॉटम गेट। एक टॉप गेट है और एक है बॉटम गेट। सो दिस इज द टॉप गेट, एक है आपका बॉटम गेट। टॉप गेट में क्या फॉर्मूला होता है? टी ए विल बी इक्वल्स टू वी एम डिवाइड बाई ए जी अंडर रूट 2GST। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? टी ए विल बी इक्वल्स टू वी एम को क्या लिख सकता हूं मैं? एरिया ऑफ द मोल्ड इंटू हाइट ऑफ द मोल्ड डिवाइड बाई ए जी अंडर रूट 2GST, अंडर रूट 2GST। अबाउ बॉटम गेट पे, बॉटम गेट पे टी बी होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? ट्वाइस ऑफ ए एम डिवाइड बाई ए जी अंडर रूट 2G इन ब्रैकेट अंडर रूट एच टी माइनस अंडर रूट एच टी माइनस एच एम। क्वेश्चन में क्या किया मैंने? एच टी इक्वल्स टू एच एम, एच टी इक्वल्स टू एच एम। तो टी बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? टी बी का फॉर्मूला हो जाता है 2AM HM डिवाइड बाई ए जी अंडर रूट 2GHT। ये हम क्लास में कर चुके हैं। तो देखिए ऐसा भी करके मैंने आपको बताया था। So this TB will be equals to 2 times of TA. This TB will be equals to twice of TA. तो ऐसा ऑप्शन देखो, TB will be equals to twice of TA। तो 27 का आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? B। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। देखिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन क्या है देखिए। Which of the following engineering materials is the most suitable candidate for hot chamber die casting? तो जो आपका hot chamber die casting होता है 28, हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग में कौन सा मटेरियल यूज में लेते हैं बताएंगे? हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग में हम कौन सा मटेरियल यूज में लेते हैं? तो पहली चीज, जो भी मटेरियल हम यूज में लेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कम होना चाहिए, दैट इज लेड, टिन और जिंक। एल्यूमिनियम क्यों यूज नहीं लेते? जल्दी से बताएंगे। एल्यूमिनियम हम इसलिए यूज में नहीं लेते क्योंकि उसकी स्टिकिंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं आपकी कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग में। किसमें? कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग में। और एल्यूमिनियम के साथ साथ और किसका यूज में लेते हैं? याद कराया था मैंने, ABC, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर। एल्यूमिनियम, ब्रास और कॉपर का हम यूज में लेते हैं कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग में। तो हॉट चेम्बर का देखो, टिन आ गया है आपका इसमें 28 में, टिन इज गिवन इन द क्वेश्चन, और ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपके? डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड L एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस R। वॉल्यूम क्या है? दोनों का सेम है, R इक्वल। बोथ द क्यूब एंड स्फीयर आर सॉलिड एंड ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब K की वैल्यू भी सेम है। दे आर बीइंग कास्ट, उनकी कास्टिंग की जा रही है। द रेशियो ऑफ द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द क्यूब टू द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द स्फीयर। क्यूब का स्फीयर से पूछ रहा है, ध्यान से करना ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है? क्यूब का स्फीयर से पूछ रहा है। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से फाइंड आउट कीजिए, सारे रिलेशन लगा दीजिए जो जो आपको पता है रिलेटेड टू द सॉलिडिफिकेशन टाइम। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/A²। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर है 29, उसमें क्या दे रखा है? वॉल्यूम दोनों का क्या है? सेम है। एक क्यूबिकल कास्टिंग और एक स्फेरिकल कास्टिंग है, एंड इट इज आस्किंग द रेशियो ऑफ द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द क्यूब टू द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द स्फीयर। सो इट इज आस्किंग द रेशियो ऑफ द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द क्यूब टू द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द स्फीयर। तो पहले चीज ये क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए ये वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। सो दिस सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल्स टू K times of V/A whole square of
cube, whole square of cube, and this solidification time of the sphere will be equals to k times of v by a whole square of sphere. ये वैल्यूज यहां पुट करो, जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. किसका पूछ रहा है, क्यूब का, तो क्यूब का लिखो v by a स्क्वायर ऑफ क्यूब डिवाइड बाय v by a स्क्वायर ऑफ किसका होगा, नीचे स्फेयर का. क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर. तो ये कैसे रिड्यूस हो जाएगा, v से v कैंसिल आउट, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ द स्फेयर, ये ऊपर चला जाएगा ना स्क्वायर, डिवाइड बाय एरिया ऑफ द क्यूब, ये नीचे आ जाएगा स्क्वायर. अब हमें निकालना एरिया ऑफ द स्फेयर और एरिया ऑफ द क्यूब. सो कम टू द एरिया ऑफ द स्फेयर. स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब. आर दे रखा है इसमें बिल्कुल. अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ द क्यूब. क्यूब का एरिया क्या होता है, जल्दी से बताएंगे. एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, 6l स्क्वायर, 6l स्क्वायर. यहां तक कोई संशय, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. एरिया ऑफ द स्फेयर, स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यहां पे स्मॉल आर दे रखा है तो 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करनी है एरिया ऑफ द क्यूब. एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द क्यूब, ए ऑफ क्यूब, इट विल बी इक्वल्स टू 6, और एक साइड का एरिया क्या है, एल स्क्वायर, सो दिस विल बी एल स्क्वायर. इजी है, बिल्कुल इजी है. यहाँ वैल्यू पुट करो. जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर किसकी पुट करनी है, स्क्वायर की, तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 6l स्क्वायर, तो दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 6l स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर. है कि नहीं, बिल्कुल है. होल स्क्वायर को मत भूल जाना, यहाँ गलती कर देते हैं, होल स्क्वायर को हमें नहीं बोलना है. तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई डिवाइड बाई 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद r डिवाइड बाय l, 4. ऑप्शन डी, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 30. सो ये क्वेश्चन हम क्लास में ऐसा कर चुके हैं. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए 200 mm लॉन्ग, एक 200 mm लंबा, ठीक है, डाउन स्क्रू है, हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 650 mm स्क्वायर, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 650 mm स्क्वायर है. वेयर द पोरिंग बेसिन मीट्स द डाउन स्क्रू, मतलब ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया कितना है, 650 mm स्क्वायर. सो डायग्राम इज आल्सो गिवन इन दिस क्वेश्चन, सो यू कैन वॉच फ्रॉम दैट. तो 650 mm स्क्वायर ऊपर वाला एरिया गिवन है, मीट्स द डाउन स्क्रू, दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द डाउन स्क्रू, जहां पर आपका डाउन स्क्रू स्टार्ट होता है वहां पर आपका एरिया 650 mm स्क्वायर है ऊपर की तरफ. फिर पूछ रहा है, ए कांस्टेंट हेड ऑफ द मोल्टन मेटल इज मेंटेन्ड बाय पोरिंग बेसिन. पोरिंग बेसिन में हम क्या कर रहे हैं, HC को कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, द मोल्टन मेटल फ्लो एट अ रेट ऑफ 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 mm क्यूब पर सेकेंड. तो क्यू की वैल्यू गिवन है 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 mm क्यूब पर सेकेंड. कंसिडरिंग द एंड ऑफ द डाउन स्क्रू टू बी ओपन टू द एटमोस्फेयर एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी 10 रेज़ टू पावर 4 mm पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसमें दे रखा है कि नीचे वाला ओपन टू द एटमोस्फेयर है. अब इसके बाद ये क्या जा रहा है, लिक्विड मेटल अंदर जा रहा है मोल्ड के. उसके बाद ये पूछ रहा है द एरिया ऑफ द डाउन स्क्रू इन mm स्क्वायर, सबसे नीचे पूछ रहा है एरिया ऑफ द डाउन स्क्रू इन mm स्क्वायर. तो डायग्राम में भी गिवन है कि कहां पर ये एरिया पूछ रहा है. ऊपर पोरिंग बेसिन गिवन है, इसमें नीचे आपका मोल्ड गिवन है. तो ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं. ऐसे क्वेश्चन करने को 2-3 मेथड होते हैं, तो दैट डिपेंड अपॉन यू कि आप किस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो. तो काफी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हमें इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. तो पहले लिखो गिवन डाटा क्या क्या है. पहले देखिए डाटा क्या क्या गिवन है. पहला डाटा गिवन यह है आपके 30 नंबर क्वेश्चन में कि हम HC को कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं, और जो आपका HS है इसकी वैल्यू है 200 mm. इसकी वैल्यू क्या है, 200 mm है. और अगर हम बात करते हैं डाउन स्क्रू की, सो दिस इज योर डाउन स्क्रू, पूरा नहीं बना रहा हूं मैं. अगर हम बात करते हैं एरिया A1, दिस इज 2 अकॉर्डिंग टू आवर एब्रिविएशंस, दिस इज A3. सो जो A2 की वैल्यू गिवन है इट विल बी 650 mm स्क्वायर, और जो आपको फ्लो रेट गिवन है दैट विल बी इक्वल्स टू
6.5 इंटू 10⁵ mm³ पर सेकेंड। 6.5 इंटू 10⁵ mm³ पर सेकेंड। अब इसने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू गिवन है। जी की वैल्यू क्या गिवन है? 10⁴ mm पर सेकेंड स्क्वायर। 10⁴ mm पर सेकेंड स्क्वायर। हमें ये पूछ रहा है A3 की वैल्यू क्या होगी। हमें क्या पूछ रहा है? ये A3 की वैल्यू क्या होगी। इसके ऊपर क्या होता है? देखो, इसके ऊपर होता है आपका स्क्रू। स्क्रू के ऊपर क्या होता है? स्क्रू के ऊपर होता है आपका पोरिंग बेसिन। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है? इस पॉइंट के ऊपर होता है आपका पोरिंग बेसिन। इस पॉइंट के नीचे क्या होता है? आपका स्क्रू। इसके ऊपर होता है स्क्रू, स्क्रू के ऊपर होता है पोरिंग बेसिन। हमें पता होना चाहिए इस HS और HC के बीच में रिलेशन। तो यह होता है आपका टोटल ST। ये टोटल क्या होता है आपका? ST। ये क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द A2 डिवाइड बाय A3? A2 डिवाइड बाय A3 का रेशियो क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। A2 डिवाइड बाय A3 ये कैसे निकाला था? A2 V2 इक्वल्स टू A3 V3। तो A2 डिवाइड बाय A3 इक्वल्स टू V3 डिवाइड बाय V2। ऐसा ही होता है ना, √HT डिवाइड बाय HC। हमारे पास HC की वैल्यू नहीं है। HC की वैल्यू है क्या? नहीं है। A2 V2 A3 V3। V2 की वैल्यू क्या होती है? √2GHC। V3 की वैल्यू क्या होगी? √2GHT। तो हमारे पास HC की वैल्यू नहीं है। HC की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करें? विद द हेल्प ऑफ दिस। नाउ कम टू द Q विल बी इक्वल्स टू A2 V2। तो यहां से आप V2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। Q डिवाइड बाय A2। व्हाट इज Q? Q इज 6.5 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय, ये क्या है आपका? 650। सो दिस इज 650। अगर एक पॉइंट उठाओगे तो नीचे एक जीरो और आ गया। सो दिस विल बी 100। और ये क्या हो जाएगा आपका? 1000 mm पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा आपका? 1000 mm पर सेकेंड। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस 1000 mm पर सेकेंड की हेल्प से क्या फाइंड आउट करना है? HC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे? देखो, यहां पर फाइंड आउट करता हूं। V2 विल बी इक्वल्स टू √2GHC। HC की वैल्यू क्या होगी? V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। व्हाट इज V2? V2 इज 1000 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू व्हाट इज G? G इज 10⁴ सो दिस इज 10⁴। सॉल्व करो, यहां से आपको HC की वैल्यू मिल जाएगा। किसका वैल्यू मिल जाएगा? HC। HC की वैल्यू को HS में जोड़ो, ST मिल जाएगा। तो ST मिल गया, HC मिल गया, A2 है ये। A3 की वैल्यू को क्या करो? फाइंड आउट करो। तो यहां तक आपके 1 से लेके 30 तक गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।